एक कंपनी जो भारत आई तो थी मसाले और कपड़े का व्यापार करने, लेकिन देखते ही देखते पूरे देश की मालिक बन बैठी। आखिर ये हुआ कैसे? चलिए आज के इस विश्लेषण में इसी हैरत अंगेज कहानी को समझते हैं। कैसे कुछ व्यापारी शासक बन गए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई एक अकेली ट्रेडिंग कंपनी जो सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी, वो दुनिया के सबसे अमीर उपमहाद्वीपों में से एक पर कब्जा कैसे कर पाई। ये कहानी है व्यापार, कूटनीति और युद्ध की। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है व्यापार से, राज करने के इरादे से नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, पैसा कमाना। भारत पर शासन करने का तो उनका दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था, या यूं कहें कि कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। साल था 1599, जब कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। फिर 1600 की शुरुआत में उन्होंने सूरत और मद्रास जैसे शहरों में अपनी छोटी छोटी बस्तियां या फैक्ट्रीज बना ली। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब भारत की सबसे बड़ी ताकत यानी मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। और बस यही वो मौका था जिसका कंपनी को इंतजार था। सोचिए, एक बहुत बड़े साम्राज्य का सिंहासन हिल रहा है। जब मुगल सत्ता कमजोर हुई तो भारत में एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम यानी एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया। अब इस खाली जगह को भरने की होड़ लग गई। इसमें क्षेत्रीय शासक भी थे और 7 समंदर पार से आए अंग्रेज भी। और अंग्रेजों ने इस मौके को पहचाना और उसका पूरा फायदा उठाया। और इसी मौके का फायदा उठाने की कहानी हमें सीधे ले जाती है बंगाल, जो उस समय भारत का सबसे अमीर सूबा हुआ करता था। बंगाल पर कब्जा ही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने इस कंपनी को व्यापारियों की लाइन से निकालकर शासकों की गद्दी पर बैठा दिया। भारत में ब्रिटिश राज की जो बुनियाद है ना, वो इन 2 लड़ाइयों पर टिकी है, प्लासी और बक्सर। 1757 की प्लासी की लड़ाई, वो तो सच पूछिए तो एक लड़ाई कम धोखा ज्यादा थी। लेकिन इसने कंपनी को बंगाल का असली शासक बना दिया। पर जो असली, जिसे कहते हैं ना गेम चेंजिंग जीत, वो मिली 1764 में बक्सर में। यहाँ उन्होंने बंगाल, अवध और मुगल सम्राट तीनों की मिलीजुली सेनाओं को हराया। और यहीं से उनके हाथ लगा वो खजाना जिसने सब कुछ बदल दिया। तो ये दीवानी आखिर थी क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे अमीर इलाकों से टैक्स वसूलने का कानूनी हक। सोचकर देखिए, अब कंपनी के पास अपनी सेना रखने और अपना राज फैलाने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं थी। ये उनके लिए एक जबरदस्त जैकपॉट था। अच्छा, बंगाल तो हाथ आ गया। इसके बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपने काबू में करने के लिए 2 बहुत ही चालाक नीतियां बनाईं। ये ऐसी रणनीतियां थीं कि अक्सर बिना तलवार उठाए ही बड़े बड़े राज्य उनके नियंत्रण में आ जाते थे। पहली थी सहायक संधि। इसे आप एक तरह का प्रोटेक्शन रैकेट समझ सकते हैं। अंग्रेज भारतीय राजाओं के पास जाते और कहते, हम आपको बाहरी हमलों से बचाएंगे, बस हमारी सेना को अपने राज्य में रखिए और उसका सारा खर्चा आप उठाइए। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसके बदले में राजाओं को अपनी आज़ादी गंवानी पड़ती थी। तो इस संधि की शर्तें क्या थीं? और ये बहुत ही कड़ी थीं। पहली शर्त, राजा को अपने ही राज्य में ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी रखनी होगी। दूसरी, उस सेना का पूरा खर्चा भी वही राजा उठाएगा। अब पैसा नहीं है तो अपनी जमीन का एक टुकड़ा दे दो। और तीसरी और सबसे बड़ी शर्त, राजा अब अंग्रेजों से पूछे बिना किसी दूसरे शासक से कोई रिश्ता नहीं रख सकता। मतलब एक तरह से आप अपने ही घर में कैदी बन गए। सारी ताकत, सारी आज़ादी खत्म। दूसरी नीति थी व्यापकता का सिद्धांत, या जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। ये शायद सबसे बदनाम नीति थी। इसका नियम बड़ा सीधा था। अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसके मरने के बाद उसका राज सीधे सीधे कंपनी का हो जाएगा। ये राज्यों को हड़पने का एक बहुत ही आक्रामक तरीका था। और इस नीति का असर देखिए, सतारा, नागपुर और सबसे मशहूर झांसी, इन सभी बड़े और अहम राज्यों को इसी बहाने से ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। इस नीति ने पूरे भारत के राजाओं के मन में एक डर और गुस्से की आग लगा दी थी। लेकिन हर राज्य सिर्फ नीतियों से हाथ नहीं आया। जहां चालाकी और कूटनीति ने काम नहीं किया, वहां अंग्रेजों ने अपनी जबरदस्त सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया और भारत की जो बची कुची बड़ी शक्तियां थीं, उन्हें एक एक करके जंग में हराया। ये देखिए, ये भारत की बड़ी ताकतों के पतन की लिस्ट है। दक्षिण में टीपू सुल्तान के मैसूर को हराया गया। पश्चिम में जो शक्तिशाली मराठा साम्राज्य था, उसे तीसरे युद्ध के बाद खत्म कर दिया गया।
1843 में सिंध पर कब्जा हुआ और आखिर में उत्तर पश्चिम में महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य को भी लड़ाइयों की एक लंबी सीरीज के बाद ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया। तो घूम फिरकर वही सवाल आता है कि आखिर वो इतने सफल हुए कैसे? एक छोटी सी विदेशी कंपनी ने ये सब कर कैसे लिया? चलिए उनकी इस कामयाबी के पीछे छिपे राज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अंग्रेजों की सफलता के पीछे कई कारण थे। उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी और डिसिप्लिन हमसे बेहतर था। समुद्र पर उनकी नौसेना का एक छत्र राज था। पैसे के मामले में कंपनी के पास जबरदस्त संसाधन थे और उनका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था। और हाँ, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी कूटनीति। फूट डालो और राज करो। लेकिन इन सब वजहों से भी बढ़कर एक वजह थी जो शायद सबसे अहम थी, और वो थी भारत की अपनी अंदरूनी कमजोरी। उस वक्त भारत राजनीतिक तौर पर बुरी तरह से बटा हुआ था। हमारे राजा महाराजा आपस में ही लड़ रहे थे और बस इसी फूट ने अंग्रेजों को वो सुनहरा मौका दे दिया कि वो एक एक करके सबको हरा सकें। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या भारत पर अंग्रेजों की जीत एक पहले से सोची समझी एक ग्रैंड मास्टर प्लान का नतीजा थी, या फिर ये सिर्फ सही समय पर सही मौके का फायदा उठाने की एक कहानी थी जहां एक के बाद एक कदम उठाए गए? इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।